थायराइड के ऊपर बात करेंगे हम। अच्छा, अब ये जो थायराइड है ये क्या होता है? अगर किसी को मसला आ जाए तो उसकी क्या अलामात होती हैं? ठीक है, कुछ लोग ये कहते हैं कि जो है इसमें आपका वेट इंक्रीज़ हो जाता है। तो क्या मोस्टली जो लोग हैं जिनके हार्मोन इनबैलेंस हो रहे होते हैं या जिनका वेट बढ़ रहा होता है, तो क्या इसकी वजह से होता है, थायराइड की वजह से होता है? ठीक है। अच्छा, मेटाबॉलिज्म जो है ना हमारा, उसको भी ये कंट्रोल करता है, तो इसमें क्या सच्चाई है? सारी चीज़ें जानते हैं। हमारे पास मौजूद है डॉक्टर शाहिद फारूक साहब, किसी तारीफ़ के मोहताज नहीं है। इज़ ए जर्नल सर्जन और हम इनसे इस तरह के सारे सवाल कर सकते हैं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। कैसी तबीयत है सर आपकी? अल्हम्दुलिल्लाह मैं ठीक हूँ। सर्दियाँ एंजॉय कर रहे हैं आप? जी बिल्कुल, सर्दी एंजॉय कर रहे हैं। कैसा आलमी रिकॉर्ड दिखाया देखे मैंने बहुत आपको? ज़बरदस्त, मैं तो बड़ा इम्प्रेस हुआ। मुझे खुद भी गाड़ी चलाने का काफ़ी शौक है। अच्छा। एंड इट इज़ वेरी इम्प्रेसिव। तो स्पोर्ट्स भी चलाते हैं? नहीं, स्पोर्ट्स नहीं चलाता। बस गाड़ियाँ सही चलाते हैं। आप सीधी चलाते हैं? वाह जी, मैं सीधी चलाता हूँ। ये तो मुश्किल काम था ना। बिल्कुल ऐसे ही है। अच्छा, मुझे बताइए, जो थायराइड है इसमें अगर ये जब पेशेंट को हम देखें कि ये जो मोटे हो रहे होते हैं, ठीक है, जिनके हार्मोन्स डिस्टर्ब हो रहे होते हैं, तो क्या ज़रूरी है कि उनको हार्मोन्स की परेशानी की वजह से थायराइड भी होगा? अच्छा, ये मैं आपको सबसे पहले बताता चलूँ, जो आपने सवाल किया था कि थायराइड, इसको उर्दू में या आम लैंग्वेज में गिलड़ कहते हैं। और ये एक बटरफ्लाई शेप या तितली की शक्ल का ग्लैंड है जो आपकी गर्दन में सामने मौजूद होता है। अब ये आपकी बॉडी का बेसल मेटाबॉलिक रेट कंट्रोल करता है। अब अगर मैं आपको बताऊं कि बेसल मेटाबॉलिक रेट क्या होता है, तो ये आपकी रेस्टिंग स्टेज पे, जैसे मैं बैठा हुआ हूँ, रेस्ट कर रहा हूँ, उस पर जो एनर्जी कंज्यूम कर रही है आपकी बॉडी, वो बेसल मेटाबॉलिक रेट है। अब ये थायराइड कंट्रोल करता है। अब थायराइड जब अपनी ज़रूरत से ज़्यादा काम कर रहा होता है तो आपका बेसल मेटाबॉलिक रेट बढ़ जाता है, और अगर कम काम कर रहा होता है तो उसमें रेट कम हो जाता है। तो जो पहली कंडीशन है उसको हाइपरथायराइडिज्म कहते हैं, दूसरी में को हाइपोथायराइडिज्म कहते हैं। तो जब बेसल मेटाबॉलिक रेट कम होता है तो उसकी वजह से ग्लैंड अपनी रतूबत को पैदा नहीं कर रहा, तो बॉडी का वेट बढ़ जाता है। लेकिन आपको मैं ये बताता चलूँ कि ऐसे मरीज़ों में सिर्फ 2 से 5 केजी तक या 5 से 10 पाउंड तक वज़न जो है वो थायराइड की वजह से बढ़ता है। और इसकी एक वजह लो बेसल मेटाबॉलिक, यानी कम बेसल मेटाबॉलिक रेट, और दूसरा पानी का रिटेंशन जो है जिस्म में जब होती है तो उसकी वजह से ये बढ़ता है। अगर इससे ज़्यादा वेट बढ़ रहा है तो थायराइड ही सोल काज नहीं है, लेकिन जनरली जब इतना है तो फिर उसको थायराइड को ज़रूर लुक आफ्टर करना चाहिए। और उसकी दूसरी अलामात में पेशेंट सुस्त हो जाता है, नींद बहुत ज़्यादा आती है, और अगर आप खाना, भूख भी नहीं लग रही लेकिन फिर भी वेट बढ़ रहा है। लेकिन यहाँ बहुत ज़्यादा वेट गेन सिर्फ थायराइड की वजह से नहीं है। ठीक है जी। अच्छा, अब जिसको आप गिलड़ कह रहे हैं, तो ये क्या मतलब, ये नज़र आना भी इसका लाजमी होता है? जैसे कुछ लोग होते हैं जिनका गला बड़ा हुआ है, फूल जाता है, या बोल रहे होते हैं तो उनके गले में एक तरीके की गिटल टाइप की गिलड़ जिसको आप कह रहे हैं वो आता है, तो ये वही है? नहीं, एक्चुअली अगर बोलने के साथ आता है तो ये डिफरेंट चीज़ है। अब गिलर जो है, ये अगर आप देखें तो सबसे पहले जो वाजे होता है जब बच्चे ग्रो कर रहे होते हैं, बचपन से बलूगत में जा रहे होते हैं, उस वक्त प्रेगनेंसी उस वक्त जो टाइम होता है ग्रोथ का, उसके अंदर गर्दन में सामने पे कुछ विजिबल स्वेलिंग हो सकती है। अक्सर माँ बाप आते हैं कि डॉक्टर साहब ये सोजिश हो गई, ये चीज़ नज़र आने लग गई है। तो वो एक बिनाइन कंडीशन होती है, उसमें समटाइम्स हमें हार्मोन को रिप्लेस करना पड़ता है, या समटाइम्स बॉडी उसको ज़्यादातर टाइम खुद ही उसको रिकूप कर जाती है और उसकी रिप्लेसमेंट की ज़रूरत नहीं पड़ती। तो जब ये बड़े हो जाते हैं, जब बड़े बच्चे बड़ों में प्रॉब्लम होती है, तो जैसे जैसे बॉडी की थायराइड की ज़रूरत बढ़ती जाती है, उस नीड को बढ़ाने के लिए थायराइड ग्लैंड जो है वो बढ़ता जाता है साइज़ में। तो ये एक विजिबल स्वेलिंग होती है जिसमें कॉस्मेटिक रीजंस भी होती हैं। फिर अगर ज़्यादा बड़ी हो जाए तो उसमें आपकी सांस की नाली पे दबाव पड़ता है, सांस लेना मुश्किल हो जाता है, और ज़्यादा बढ़ जाए तो खुराक की खाने में भी मसला हो जाता है। तो इसको हम गिलड़ कहते हैं। पहले सबसे पहले यंग एज में जब बच्चे आपकी बचपन से जवानी में जा रहे होते हैं, फिर दूसरी एक और ख़वातीन में ज़रूरी है, प्रेगनेंसी में इसकी रिक्वायरमेंट बढ़ जाती है थायरॉक्सिन की, तो उस वक्त भी ये अलामत प्रेजेंट करती हैं। अच्छा, अब हम ये पूछना चाहेंगे कि इसके अलावा कौन कौन सी ऐसी अलामात होती हैं थायराइड के हिसाब से, जैसे अगर हम सिर्फ वज़न को भी देख रहे हैं, वज़न के अलावा भी जो कोई ऐसी अलामात हैं वो भी देखने वालों को समझा दें। अगर थायराइड ग्लैंड ज़्यादा काम कर रहा है तो उसमें पेशेंट को गुस्सा ज़्यादा आता है। अच्छा। और पेशेंट की भूख बढ़ जाती है।
हाँ। खाना बहुत खाता है लेकिन हाँ। एट द सेम टाइम वज़न नहीं बढ़ता। हाँ। और साथ कुछ लोगों को डायरिया हो जाता है। और समटाइम्स कुछ लोग ऐसे भी होते हैं जिनमें थायराइड ज़्यादा भी काम कर रहा है फिर भी वज़न बढ़ रहा है। अच्छा। उसमें ये कि वो खाना साथ ज़्यादा खा रहे हैं, बहुत ज़्यादा एक्सेसिव खा रहे हैं तो फिर भी बढ़ जाता है। और अच्छा। अदरवाइज़ पेशेंट बहुत एक्टिव होता है, हर वक्त जल्दी में रहता है। और अगर थायराइड ग्लैंड कम काम कर रहा है, जिसे हाइपोथायराइडिज्म कहते हैं, तो उसके अंदर पेशेंट सुस्त होगा, स्लो टू रिस्पॉन्ड होगा और सोया रहेगा ज़्यादा, हर वक्त सुस्ती चाहिए रहती है। पेशेंट कहेगा मुझे सर्दी ज़्यादा लगती है और वज़न भी बढ़ रहा है, खाना तो मैं खाता ही नहीं। जैसे हमारे मुल्क में हर बंदा कहता है जी मैं तो कुछ खांदा ही नहीं, या मैं कुछ खांदी ही नहीं, तो वज़न बढ़ी जा रहा है। तो ये मोस्टली लोगों को लगता है कि B12 की भी कमी है, क्योंकि कमज़ोरी की अलामात B12 पे भी बहुत आती है। हाँ, B12 का भी, लेकिन मैं आपको ये बताऊँ, B12 चूँकि एक वाटर सॉल्युबल विटामिन है जो कि हमारी ग़िज़ा में आमतौर पे पाया जाता है, तो उसकी कमी आमतौर पे इतनी जल्दी नहीं होती। और अगर इसका जिक्र किया जाए, क्वालिटी अगर इसकी देखी जाए, तो B12 एक ऐसा विटामिन है जो वाटर सॉल्युबल होने के बावजूद बॉडी में तकरीबन 3 मंथ्स तक इसके स्टोर अल्लाह ने रखने की सलाहियत रखी है। तो आप डेफिनेटली ऐसे नहीं कह सकते कि B12 की कमी हो गई है या डेफिशिएंट हो गया। तो इसलिए जब B12 को आप रिप्लेस करना है तो वो किसी मुस्तनद मॉलेज की या डॉक्टर की मदद से अगर उसकी कमी आ रही है तो उसको रिप्लेस करना चाहिए, क्योंकि B12 हर जगह पे आपके मैदे से लेके आपकी अंतड़ियों में, आपकी नर्व्स में और हर जगह पे ये यूज़ होता है। अच्छा, आम इंसान को अगर थायराइड के इश्यूज़ आ रहे हैं और जिस तरह के सिम्टम्स आप बता रहे हैं, अगर किसी को फील है ऐसी, तो फिर ये थायराइड के कौन कौन से टेस्ट अवेलेबल हैं जिससे ये पता चल सकेगा कि थायराइड हो गया, या फिर डॉक्टर से ही मशवरे के बाद, प्रिस्क्रिप्शन के बाद ही जो है वो टेस्ट करवाया जा सकता है? नहीं, उसमें मैं आपको बताऊं, जो सबसे इम्पॉर्टेंट और हर जगह अवेलेबल है वो नब्ज़ की रफ्तार है, धड़कन जो है, दिल की धड़कन, जिसे आप नब्ज़ कहते हैं, या कहते हैं जिस तरह वो डॉक्टर साहब बड़े अच्छे नब्ज़ पे हाथ रख के पता कर लेते हैं मर्ज़ का, तो उसमें जो उसकी रफ्तार है वो बढ़ जाती है। अगर आप देखें, नॉर्मल जो है वो 60 से 100 तक होती है, 60 से 100 के दरमियान नॉर्मल रेंज है, और एक एवरेज एडल्ट या जवान आदमी की या ख़ातून की 72 बीट्स पर मिनट हार्ट रेट होती है। तो अगर 100 से बढ़ जाए तब ज़्यादा थायराइड काम कर रहा है, और अगर 60 से कम हो तब कम काम कर रहा है। लेकिन अब ये चीज़ें, अगर किसी को एक्यूट पैनिक अटैक हुआ है तो फिर भी बढ़ जाएगी। अब ये केयरफुली डिसाइड करना है कि पैनिक अटैक तो नहीं है, वो शॉर्ट लिव्ड होता है, जल्दी ख़त्म हो जाता है। जो थायराइड की प्रॉब्लम है वो ज़्यादा चलती है। अच्छा, कुछ लोग ये जो वज़न कम करने के इंजेक्शंस वगैरह लगा रहे हैं, आपको पता है, फिर डाइटिंग वगैरह करते हैं, फास्टिंग है, तो क्या इनके लिए बिल्कुल महफूज है, कोई सेफ? अच्छा, ये अब ये कॉम्प्लेक्स प्रॉब्लम आ जाती है जिसके अंदर अगर पेशेंट की बेसिक थायराइड की प्रॉब्लम चल रही है और आप साथ उसको दूसरी इंजेक्शन वज़न कम करने के लगवा देते हैं, तो वो थेरेप्यूटिकली या डॉक्टरी मेडिसिन के हवाले से वो मुनासिब नहीं है, क्योंकि जब तक उसकी रूट काज ठीक नहीं होगी वज़न कम नहीं होगा, और बॉडी को आप एक किस्म की ज़्यादा स्ट्रेस में और हार्मोनल इम्बैलेंस में डाल देते हैं। एक थायराइड ख़राब है, फिर आपने एक्सटर्नल हार्मोन्स दे दिए हैं, और फिर दूसरा जो बॉडी के अपनी स्ट्रेस की वजह से हार्मोन बढ़ जाते हैं, तो दे बिकम्स ए मिक्स ऑफ हार्मोन्स जो कि वेट रिडक्शन को एक मुश्किल काम बना देता है। अच्छा, ख़वातीन जो है उनमें थायराइड बीमारी और वज़न कम करने के बीच में जो तब्दीलियाँ होती हैं, तो इसको क्या थायराइड का क्या कहा जाएगा? अच्छा, अगर थायराइड के लिए ख़ास तौर पे विमेंस में जो है ना कि वज़न का भी इशू आ रहा है, और अगर तो थायराइड की प्रॉब्लम है, थायराइड कम काम कर रहा है, तो उसकी रिप्लेसमेंट बाहर एक्सटर्नल देते हैं जिसको थायरोक्सिन कहते हैं। वो देने से तो ये वज़न कम, जैसे ही ये नॉर्मल स्टेट में पहुंचेगी, यानी यूथायराइड जिसे कहते हैं, तो उसकी वजह से जो थायराइड की वजह से वेट गेन हो रहा है वो रुक जाएगा। अब रुक जाएगा, लेकिन अब जो सडन ड्रॉप तो नहीं आएगा। वेट तो जो गेन हो गया उसने अपने नेचुरल कुदरती तरीके से ही और उसी रफ्तार से ही कम होना है। तो उसके लिए फिर हमें एक्सरसाइज करने की ज़रूरत है। तो तकरीबन 2.5 से 5 घंटे पर वीक हमें एक्सरसाइज चाहिए, जिसमें हमें वज़न कम करने के लिए, और उसमें मैं आपको बता दूं, इसमें कार्डियो भी चाहिए और स्ट्रेस एक्सरसाइजेज भी चाहिए, स्ट्रेंथ ट्रेनिंग चाहिए। अच्छा, मुझे ये बताइएगा कि इसका कोई ऑपरेशन होता है या कोई इसकी मेडिसिन के थ्रू इसका इलाज किया जाता है? थायराइड कैसे ट्रीट किया जाता है? थायराइड की अगर तो कम काम कर रहा है, हाइपोथायराइड है, तो मेडिसिन से इलाज होगा। अगर ज़्यादा काम कर रहा है तो फिर आप उसको मेडिसिन से कंट्रोल करते हैं और फिर उसकी सर्जरी की तरफ चले जाते हैं।
और सर्जरी में क्या होता है, उसको निकाल देते हैं, क्या करते हैं उसको? और सर्जरी में जब हम करते हैं डिपेंडिंग अपॉन दी इंडिकेशन या वजह क्या है उसके निकालने के लिए, अगर तो गिलड़ है बहुत बड़ा हो गया जैसे हमारे पास आते हैं इतनी बड़ी बड़ी गंदे, तो उसमें तो पूरा ग्लैंड निकालना पड़ता है। अच्छा। सारे का सारा जी। और उसके बाद कोई इश्यूज, कोई इस तरह के कोई प्रॉब्लम्स तो नहीं सामने के लिए? उसके अंदर जो सबसे बड़ा, अगर एक महफूज सर्जन के पास आप हैं और सर्जरी ठीक हो गई है, तो सबसे बड़ी जो कॉम्प्लिकेशन, आप लोग उसको कॉम्प्लिकेशन कह दें या दवाई कह लें, लेकिन ये है कि जो आप थायरॉक्सिन ग्लैंड प्रोड्यूस कर रहा था वो आपको बाहर से गोलियों की शक्ल में लेनी पड़ती है, और वो फिर आपका एक लाइफ लॉन्ग सप्लीमेंट बन जाता है। वो एक्चुअली दवाई नहीं है, लेकिन जो ग्लैंड आपका प्रोड्यूस कर रहा था रतूबत, वो आप बाहर से ले रहे हैं। तो उसमें हमें प्रॉब्लम ये आती है, पेशेंट्स जिनके थायराइड पूरा निकला होता है, थायरॉक्सिन की कभी अक्सर शॉर्टेज रहती है, तो मैं उन मरीज़ों से एडवाइस करूंगा जिनको थायरॉक्सिन चाहिए वो अपनी सफिशेंट अमाउंट में थायरॉक्सिन अपने पास रखा करें, ताकि वो शॉर्टेज के दौरान भी अब उनकी दवाई का नागा ना हो। अब उससे ये होगा, नागा हो जाएगा तो फिर बॉडी के मेटाबॉलिज्म में प्रॉब्लम्स आना शुरू हो जाएंगी, डिफरेंट किस्म की अलामत आनी शुरू हो जाती हैं। और ये जो आयोडीन वाला नमक होता है, क्या इसको खाने से ये बचा सकता है हाँ जी, थायराइड को बढ़ने से? अब इसमें हमें उस कॉमन डिक्टम है, प्रिवेंशन इज़ बेटर देन क्योर, तो उसमें जब परहेज़ इलाज से बेहतर है, और अगर आपकी थायराइड बढ़ना शुरू हो गया है या किसी आप ऐसे इलाके में रहते हैं जिधर आयोडीन की कमी है, या वैसे भी हम नॉर्मल डाइट में भी रिकमेंड करते हैं कि आयोडीन मिला नमक लिया जाए ताकि इसके बड़े होने से, इसकी बीमारियों से बचा जा सके। और कोई ऐसे इसके साइड इफ़ेक्ट्स जो आपको लगता है लोगों को पता होने चाहिए, ज़रूरी है आफ्टर दिस ऑपरेशन एज वेल? ऑपरेशन के बाद अगर तो सर्जरी ठीक, इसकी बेसिकली 2-3 कॉम्प्लिकेशंस हैं जो बड़ी लाइफ थ्रेटनिंग है। अगर सर्जन एक्सपीरियंस नहीं है तो फिर इसकी आवाज़ पेशेंट की जा सकती है, अगर बिल्कुल साइलेंट हो सकता है। नहीं, अब बिल्कुल साइलेंट भी हो सकता है, लेकिन उस सूरत में फिर समटाइम्स लाइफ के साथ कंपैटिबल भी नहीं रहता, तो फिर आपको सिर्फ इधर गर्दन में सीटी डालनी पड़ती है सांस लेने के लिए, तो फिर उससे पेशेंट जिंदा रह पाता है। सेंटर में सुराख करके करते हैं जी, किसमें? वो जो सेंटर में सुराख, हाँ जी, सुराख करके कहते हैं, जिसको ट्रेगोस्टमी कहते हैं, बट वो तो इट्स वेरी रेयरली डन थिंग। लेकिन अब दोनों साइड की आपको जो वोकल कार्ड है, आवाज़ जिससे हम बोल रहे हैं, इसकी दो तरफ से अल्लाह ने नर्व सप्लाई दिया, राइट और लेफ्ट साइड से, तो दोनों में इसकी एनाटमी फ़र्क होती है। तो राइट साइड से और लेफ़्ट साइड पे अगर नर्व की इंजरी हो जाए तो फिर आपकी जो आवाज़ है ना जी, वो बैठ जाती है, आप ठीक बोल नहीं सकते। और कुछ ऐसी नर्व्स हैं जिसकी वजह से आप अगर वो कट जाएं तो फिर आप थक जाते हैं आवाज़, फिर आपको रेस्ट लेना पड़ता है और फिर दोबारा से आपको बोलना पड़ता है। एक में तो कंटिन्यूसली आवाज़ होर्सनेस हो गई, और एक में आवाज़ आप बोलते से थक जाएंगे और उसमें हो जाएगा। तो जो बोल के थक जाने वाला है ये इसको माइनर कॉम्प्लिकेशन में कंसिडर किया जाता है, लेकिन जो आवाज़ चली जाएगी वो मेजर कॉम्प्लिकेशन में है। अब इसमें यह है कि जब अगर ये नर्व की इंजरी हो गई है और पेशेंट अगर लकी है तो उसी वक्त आइडेंटिफाई हो जाए और ज़्यादा उसकी अच्छा है तो रिपेयर हो जाए, तो उसके रिज़ल्ट्स बड़े अच्छे हैं हमारे हॉस्पिटल में। अच्छा, और इसमें ख़र्चा कितना आ जाता है इस ऑपरेशन में? ये ख़र्चा तकरीबन, अगर गवर्नमेंट सेक्टर में जैसे कि हम काम कर रहे हैं तो उसमें तो अल्लाह की मेहरबानी से और हुकूमत की कोशिशों से ये इलाज तकरीबन फ्री होता है। आपको बस आउटडोर में आना है और जो आपकी कंडीशन है उसको सर्जरी के लिए प्रिपेयर करना है, और फिर आपका इलाज हो जाएगा और सर्जरी हो जाएगी। प्राइवेट सेक्टर में ये तकरीबन इसके अगर हम देखा जाए तो 3 से 5 लाख तक इसका ख़र्चा आता है। और ठीक है, क्योंकि उसमें अगर बड़ा ग्लैंड है तो सर्जरी का टाइम बड़ा हो जाता है, तो फिर वो सारे एक्सपेंसेस उस तरह से। सर्जरी का टाइम कितना हो जाता है अगर आप जैसे ग्लैंड के हिसाब से बात करते हैं? मतलब आप देखें, जो हम मेजर ग्लैंड है अगर हम उसकी जिक्र करें तो वो 5 से 6 घंटे तक भी हो सकता है। अच्छा जी बिल्कुल, उसमें आपको केयरफुली देखना पड़ता है ना जी, क्योंकि अगर आपकी पेशेंट की आवाज़ चली जाए तो ये तो मेरे लिए एक्सेप्टेबल नहीं है, ना किसी और के लिए। दूसरी बात यह कि हमारे गर्दन में छोटे ग्लैंड के साथ पैराथायराइड ग्लैंड होते हैं जो जिस्म में कैल्शियम को कंट्रोल करते हैं। और अगर वो भी सर्जरी के साथ निकल जाएं तो फिर पेशेंट को झटके लगते रहते हैं, पेशेंट कहता है सुनने। तो इन दोनों चीज़ों को हमें, नर्व्स को भी और पैराथायराइड ग्लैंड्स को बचाना है। इनको बचाने के लिए फिर हमें टाइम भी कंज्यूम करना पड़ता है। नर्व की तो तकरीबन लोकेशन जो है वो कांस्टेंट होती है या थोड़ी बहुत वेरिएशन के साथ होती है, लेकिन जो पैराथायराइड ग्लैंड्स हैं ये रियल टास्क है, इनकी जो लोकेशन है वो फिक्स नहीं होती गर्दन में। और
पहले ओरिजिनल नॉर्मल एनाटमी भी फिक्स नहीं होती है। जब ग्लैंड बड़ा हो जाता है तो ग्लैंड के ये जिस पोर्शन के साथ, गिलड़ के पोर्शन के हिस्से के साथ होते हैं, वो बड़े होते जाते हैं। तो अगर ये इधर सपोज इस जगह पे था तो ये इधर पहुंच जाएगा, या गर्दन में नीचे पहुंच जाएगा। तो उनकी आइडेंटिफिकेशन करना, पेशेंट की सेफ सर्जरी करना, वो सबसे मुश्किल काम होता है, और उसमें फिर हमें टाइम भी कंज्यूम होता है। और दूसरी बात यह है कि चूँकि गर्दन में सर्जरी हो रही होती है, तो गर्दन इज़ लाइक हब विच, जो कि सर को धड़ से कनेक्ट करती है, तो सारी मेजर ब्लड वेसल्स इधर जा रही होती हैं। तो अब ब्लीडिंग को होने से बचाने के लिए और सेफ सर्जरी करने के लिए फिर हमें उसमें टाइम तो कंज्यूम होता है। परफेक्ट, थैंक यू सो मच, बहुत बहुत शुक्रिया, आपने बहुत अच्छा गाइड किया हमें थायराइड के हवाले